नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी के सामने मैं जो क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूं बहुत ही शानदार पेपर है। जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी के उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं रेलवे, आरपीएफ, एएलपी और दोस्तों टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर की आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो मॉडल पेपर रहने वाला है बहुत ही शानदार मॉडल पेपर रहने वाला है। रेलवे ब्रह्मास्त्र का बहुत ही शानदार सामान्य अध्ययन मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पहले बार आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको कह रखा है दोस्तों, बिल्कुल हाँ भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने कह रहा है वॉटसन ने, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है क्रिक ने, ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है कानबर्ग ने और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं A+B दोनों। हाँ भाई, जिन भी साथियों को रिप्लाई आ रहा है जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ओनली फॉर 30 सेकंड का समय आप सभी के सामने निर्धारित किया गया है। जल्दी से बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते भाई कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। हाँ भाई, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट करना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ना ना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा भैया। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल कोई विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर रहा है तो कोई सी को राइट कर रहा है। बिल्कुल मैं बताता हूं भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाँ भाई, आप सभी अपने स्तर पर एक बार चयन कर लीजिए ऑप्शन का आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं जल्दी से चयन कर लीजिएगा आंसर क्या होगा। चलिए भाई, आप सभी ने चयन कर लिया है भैया। चलो मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा भैया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा वो यहां देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था वो कानबर्ग के द्वारा किया गया था। तो यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पर हम यहां पर क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। चेक कीजिए सभी साथियों को ऑप्शन नंबर सी आ चुका है क्या भैया। हाँ भाई, जल्दी से चेक कीजिएगा सभी साथियों को ऑप्शन नंबर सी आ चुका है क्या। बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। आप सभी क्लियर हो चुका भाई, ऑप्शन नंबर सी पर हम यहां पर क्लिक कर देंगे। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आपको कह रहा है प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने रखे गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से रिप्लाई करो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मेंडल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वॉटसन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कानबर्ग और चौथा ऑप्शन दे रखा है हरगोविंद खुराना। देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ भाई, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा मित्रों। बहुत ही शानदार मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। पिता के, ऑप्शन नंबर बी के रहे माता के, ऑप्शन नंबर सी के रहे दोनों के, ऑप्शन नंबर डी के रहे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, बच्चे के लिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने रखा है पिता,
ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, आपके सामने दे रखा है मित्रों माता। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, आपको दे रखा है दोनों। और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, आपके सामने दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने जवाब देने का प्रयास किया होगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, मैं यहां पर आपको कंप्लीट बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल, जिनको भी आ रहा है रिप्लाई करते जाओ भाई। यहां क्वेश्चन कह रहे हैं कि बच्चे के लिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया, ऑप्शन नंबर ए पर हम यहां पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए पर हम यहां पर क्लिक कर देंगे भैया। सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है एंजाइम की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है प्रोटीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है यूरोक्रोम की कमी के कारण। मित्रों, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंजाइम, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको कह रहा है इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको कह रहा है यूरोक्रोम। बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है इंसुलिन। सही जवाब दोस्तों यहां पर दिया है आपके सामने इंसुलिन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। मित्रों, आप सभी को याद रखना होगा, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। बिल्कुल हम यहां पर राइट करेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया। पांचों क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इंसुलिन शरीर में कहां पर बनता है। रिप्लाई करो भाई, इंसुलिन शरीर में कहां पर बनता है। देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। इंसुलिन शरीर में कहां बनता है। इंसुलिन शरीर में कहां बनता है, रिप्लाई करो भाई जल्दी से। इंसुलिन शरीर में कहां बनता है। बिल्कुल सही जवाब देने का यहां प्रयास क्या है। बिल्कुल सही जवाब देने का यहां प्रयास क्या है। इंसुलिन हमारे शरीर में कहां बनता है। दोस्तों, आप सभी को राइट करना होगा अग्नाशय में। कहां बनता है मित्रों, अग्नाशय में। तो बी ऑप्शन पर हम राइट करेंगे। इंसुलिन कहां बनता है भैया, अग्नाशय में बनता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। छठा क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन पर कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों क्वेश्चन को। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन जो सी है वो दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है। तो हम राइट करेंगे विटामिन सी को। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है। ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी, ऑप्शन कह रहा है विटामिन सी, ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी, ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी। दोस्तों याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव के मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है। तो मानव के मूत्र की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों यहां पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब करना होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव के मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है, विटामिन सी को हम यहां क्लिक करेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपके सामने, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बिल्कुल दोस्तों हम यहां पर राइट करेंगे ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल दोस्तों यहां पर हम राइट कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। मानव का सामान्य टेम्परेचर या मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, तो हम राइट करेंगे भाई 37 डिग्री सेल्सियस। चले भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 28, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं आपको दे रखा है 29, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है 31, ऑप्शन नंबर
4 दे रखा है 31। रिप्लाई करो भाई, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो दोस्तों हमें राइट करना होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 31। बिल्कुल दोस्तों, हमें यहाँ पर 31 को राइट करना होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, गुणसूत्र की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हाँ भाई गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाल्डेयर, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है मंडल ने। जल्दी से बताइए भैया, गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्या बात है बिल्कुल सही जवाब देने का यहाँ प्रयास क्या है, गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल दोस्तों, हमें राइट करना होगा वॉल्डेयर के द्वारा। गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? वॉल्डेयर के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? हाँ भाई, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 44, ऑप्शन नंबर सेकंड 45, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है 46 और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 48। दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है मित्रों? 46 पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? हाँ भाई, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, शुक्राणु, आरबीसी या डब्ल्यूसी? जल्दी से बताइए, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? रिप्लाई करो जल्दी से सबसे छोटी जीवित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? नहीं पता? माइकोप्लाज्मा का नाम सुना आपने? तो दोस्तों हमें राइट करना होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। तो यहां पर हम राइट करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? हाथ की, पैर की, तंत्रिका तंत्र की या इनमें से कोई नहीं? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? भाई रिप्लाई करने का प्रयास करें, आपको आता है तो। नहीं आ रहा है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी कोशिका का अगर सवाल आपसे पूछ ले तो हमें राइट करना होगा तंत्रिका तंत्र की। किसकी होती है दोस्तों? हमें यहां पर तंत्रिका तंत्र को राइट कर देना होगा। आगे चलते भैया, अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोशिका का आनुवांशिकी पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिकी पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डीएनए, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है आरएनए, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है दोनों, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल यहां जवाब देने का प्रयास क्या है। कोशिका का आनुवांशिकी पदार्थ किसको कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है। ठीक है भैया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहां होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोसोम में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में? जल्दी से बताइए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहां पर होता है? रिप्लाई करो भाई जल्दी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहां पर होता है? रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहां पर स्थित होता है? देखते भाई कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं क्वेश्चन का। बहुत ही शानदार जीके जीएस का मैं आपके सामने सेट लेकर आ रहा हूं, बहुत ही शानदार सेट है भैया। रिप्लाई करते जाओ अगर आपको आंसर आ रहा है तो। चलिए भैया, नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका के भीतर श्वसन का प्रमुख केंद्र है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहां पर राइट कर देंगे भाई ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फल बीती, ऑप्शन नंबर सेकंड मध्य फल बीती, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है पुष्पक्रम और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है तनात। जल्दी से बताइए भी, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? फल बीती, मध्य फल बीती, पुष्पक्रम या तना? रिप्लाई करें जल्दी से।
चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मैं आपको यहां पर बताने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का आप पूरी तरह से प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो टमाटर का खाने योग्य भाग होता है फल बीती। क्या होता है, फल बीती। ठीक है, यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए, फल बीती इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फल बीती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पपीता का खाने योग्य भाग क्या है। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों, यहां दे रखा है फल बीती, मध्य फल बीती, पुष्पक्रम, और एक ऑप्शन दे रखा है आपके सामने तना। जल्दी से बताइए दोस्तों, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब, ना बाबू किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, मध्य फल बीती होता है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो मध्य फल बीती होता है। कौन सा होता है दोस्तों, मध्य फल बीती। तो हम यहां पर राइट करेंगे भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर हम क्लिक कर देंगे। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है, मध्य फल बीती को हम राइट करेंगे भाई। किसको राइट करेंगे दोस्तों, मध्य फल बीती को हम राइट कर देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मध्य फल बीती। चेक करो दोस्तों, आप सभी के राइट हो गया क्या आंसर, जल्दी से चेक करो भाई, आप सभी साथियों के राइट आंसर हो चुका है क्या, जल्दी से चेक कीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों का राइट आंसर हो चुका है। सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, हल्दी का जो पीला रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है। देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। हल्दी का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है। रिप्लाई करो भाई जल्दी से, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे दिया भाई, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, जवाब देने का प्रयास किया है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, जल्दी से बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, ऑप्शन नंबर डी, कुरकुमीन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, कुरकुमीन के कारण होता है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, कुरकुमीन के कारण होता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दे दिया है यहां पर। और बताइए भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। देखिए साथ के साथ आप नोट करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। जल्दी से बताओ दोस्तों, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। रिप्लाई कीजिए दोस्तों, टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है, कुरकुमीन के कारण, मेलानिन के कारण, लाइकोपीन के कारण, या यूरोक्रोम के कारण। रिप्लाई करें भाई जल्दी से, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, सही जवाब यहां पर आ चुका है लाइकोपीन। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब यहां पर आ चुका है लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों, सी ऑप्शन पे हम राइट करेंगे लाइकोपीन। दोस्तों हम यहां पर सी ऑप्शन पे राइट करेंगे, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। क्लियर हो चुका भाई सभी के। चलो आगे चलते दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात अपन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं आपके सामने रख देता हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दूध में पाए जाने वाला एक शर्करा है। बताओ दोस्तों, दूध के अंदर कौन सा शर्करा पाया जाता है। दूध के अंदर एक शर्करा पाया जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ जल्दी से कौन सा शर्करा पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है।
क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है दोस्तों? हमें यहाँ पर लैक्टोज को राइट करना होगा। बिल्कुल दोस्तों, हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसको क्लिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर डी को क्लिक कर देंगे। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है दोस्तों? लैक्टोज होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल, देखिए साथियों, मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल्दी से बताइए मित्रों, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल्दी से बताओ दोस्तों, कहां होता है जल का घनत्व अधिकतम? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी पर हम क्लिक करेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। बिल्कुल दोस्तों, सही जवाब यहां पर दे दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? बिल्कुल, यहां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किरण है जिसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी किरण है जिसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? हाँ भाई, जल्दी से बताओ कौन सी किरण है जिसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? क्या बात है, बिल्कुल अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे किरण। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा है। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है गामा किरण। गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वो क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक होती है। तो यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब यहां आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब यहां पर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा आप में से कितने साथियों के ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब आ चुका भैया। चेक कर लो भाई, कितने साथियों को ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, पढ़ लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है? दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं? सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? जल्दी से रिप्लाई करो ना भाई। देखो, अब तो आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, अब तो शायद एडमिट कार्ड जारी होने ही वाला है, तो अब आपको रिप्लाई करना होगा। और अभी अगर आप वीक हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। नहीं आ रहा है? चलिए भैया, बैंगनी रंग बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? कम होगी। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी दोस्तों? कम हो जाएगी। तो बिल्कुल हम यहां पर बैंगनी रंग को राइट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम यहां पर बैंगनी रंग को राइट करेंगे। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी, कम होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है सभी के? हाँ भाई, चलिए चेक कर लीजिएगा, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। बताओ भाई, प्रकाश की चाल अधिकतम कहां होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट निर्वात में, ऑप्शन नंबर सेकंड जल में, ऑप्शन नंबर थर्ड कांच में, ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है लकड़ी में। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, रिप्लाई करो जल्दी से। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, रिप्लाई कीजिए। बल्कि क्या बात है, सही जवाब दिया है निर्वात में। बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। कहां होती है दोस्तों? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। कहां होती है मित्रों? निर्वात में। तो बिल्कुल यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पर हम क्लिक कर देंगे भाई। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब आ चुका भैया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला किसके कारण दिखाई देता है? भाई जवाब करो। देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है या किसके कारण दिखाई देता है? जवाब करो जल्दी से, जवाब करो बेटा, जल्दी से रिप्लाई करो। सभी के आंसर आना चाहिए। क्या बात है, नहीं आया। इतना इजी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी आपको आंसर नहीं मिला है। इतना इजी क्वेश्चन था फिर भी आपको आंसर नहीं मिला है भैया, नहीं मिला है। प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो हम यहां राइट करेंगे प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण। तो हम यहां प्रकीर्णन को राइट करेंगे भैया। किसको राइट करेंगे? प्रकीर्णन को। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी को? यस लिखो जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से यस लिख दीजिएगा, जल्दी से यस लिख दो फटाफट से। जल्दी से यस लिख दीजिए दोस्तों। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? मित्रों जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। समुद्र का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। देखते हैं दोस्तों कितने साथियों का सही जवाब आता है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भैया, कितने साथियों का सही जवाब आता है। समुद्र का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? क्या बात है, किसी भी साथी ने सही जवाब नहीं दिया भैया। समुद्र का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, समुद्र का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे। समुद्र का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जो रंग नीला है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बिल्कुल सभी के क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई? यस लिखो जल्दी से, जल्दी से यस लिख दीजिएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर का तार किसका बना होता है? जल्दी से बताओ भाई, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? रिप्लाई करते जाओ जल्दी से। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों? रिप्लाई करो जल्दी से। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम का। सही ऑप्शन हो जाएगा। हम यहां पर राइट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों? हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम का। तो हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों? क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है नाइक्रोम को हमें क्लिक करना होगा। किसको क्लिक करना होगा दोस्तों? नाइक्रोम को क्लिक करना होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यानी ये कह रहा है कि तेल दीप की जो बत्ती होती है उसमें यानी तेल दीपक से बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। तो किसके कारण चढ़ता है? संवेग कारण, कैशिक तत्व के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण या अभिकेंद्रीय बल के कारण? रिप्लाई करते जाओ जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई करते जाइएगा। सही जवाब का इंतजार मैं कर रहा हूं दोस्तों, सही जवाब का इंतजार मैं आपके सामने कर रहा हूं। रिप्लाई करते जाओ भाई जल्दी से। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। नहीं आया भैया? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ना। इसका राइट करना होगा कैशिक तत्व, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे भैया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर हमें ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर देना होगा। ऑप्शन नंबर बी हमें यहां पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जल्दी से बताओ भाई, इनमें से कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? जल्दी से बताए भाई, इनमें से कौन सी गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? रिप्लाई करो जल्दी से। कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? जल्दी से रिप्लाई करो भाई, कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बिल्कुल CO2। हाँ बिल्कुल, CO2 पे हमें क्लिक करना होगा। CO2 इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं या ग्रीन गैस कहते हैं। बिल्कुल, यहां पर हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर किस पर राइट करना होगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब करना होगा दोस्तों। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? रिप्लाई करो जल्दी से कि परमाणु बम कौन से सिद्धांत पे काम करता है? परमाणु बम कौन से सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको कह रहा है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करूं दोस्तों, तो आपके सामने कह रहा है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने कह रहा है दोस्तों नाभिकीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करूं दोस्तों, तो आपके सामने कह रहा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। नहीं बता, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करेगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करेगा। नाभिकीय संलयन नहीं होगा भैया, नाभिकीय विखंडन को राइट करना होगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करेगा। सभी ने जवाब दे दिया है भैया। परमाणु बम किस पर काम करेगा? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करेगा। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करेगा। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है यहां पर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? रिप्लाई करो भाई। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? बिल्कुल सही जवाब हमें यहां पर देना होगा दोस्तों। जल्दी से रिप्लाई करो भाई। बिल्कुल, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन। बिल्कुल दोस्तों, हम यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्लिक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्लिक करेंगे। बिल्कुल मैं चेक कर रहा हूं आप सभी के ऑप्शन। बिल्कुल दोस्तों, मैं आप सभी के ऑप्शन चेक कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर देंगे भी। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, क्लियर हो चुका है सभी के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पारा? यहां क्वेश्चन कह रहा है भाई नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग लिया जाता है? नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग लिया जाता है?
जल्दी से रिप्लाई कीजिए दोस्तों, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। नाभिक के विखंडन में क्या प्रयोग लिया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। नाभिक के विखंडन में क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो नाभिक के विखंडन में क्या प्रयोग लिया जाता है? न्यूट्रॉन। बिल्कुल मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉन। यहां पर हम राइट करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? हाँ भाई, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? रिप्लाई करो जल्दी से। क्या बात है, किसी भी साथी ने सही जवाब नहीं दिया है। इतना सिंपल क्वेश्चन और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है। पारा का नाम आपने सुना है दोस्तों? बिल्कुल भाई, पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों हम राइट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। पारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई। चेक कर लीजिए जल्दी से, सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अदिश राशि कौन सी नहीं है। यहां बोल रहा है भाई कौन सी राशि है जो अदिश राशि नहीं है? कार्य, ताप, चाल और संवेग। जल्दी से बताओ भाई, इनमें से कौन सी राशि है जो अदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सी राशि है जो अदिश राशि नहीं है? बिल्कुल सही जवाब दिया है संवेग। संवेग एक प्रकार से सदिश राशि है माय डियर फ्रेंड्स। संवेग एक प्रकार से कौन सी राशि है? संवेग एक प्रकार से सदिश राशि है। तो यहां बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो संवेग एक प्रकार से कौन सी राशि है दोस्तों? संवेग एक प्रकार से सदिश राशि है। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? चार ऑप्शन है, त्वरण, बल, विस्थापन, ऊर्जा। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? रिप्लाई कीजिएगा, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, ऊर्जा। ऊर्जा तो अदिश राशि है भैया। ऊर्जा हमारे पास में क्या है? ऊर्जा एक प्रकार से अदिश राशि है। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई यहां पर, सही जवाब दिया भाई। सभी क्लियर हो चुका है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। शुष्क बर्फ क्या है? बताओ जल्दी से। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, अगला दे रखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अगला दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। रिप्लाई कीजिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिप्लाई करो भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, 36वां क्वेश्चन आपके सामने लाइन पर है भैया। चलिए भाई,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे चलते भाई, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रिप्लाई करो भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन रखे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर सेकंड है जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर थर्ड है जेम्स चैडविक और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? रदरफोर्ड। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ना बाबू ना, इतना सिंपल क्वेश्चन और फिर भी जवाब ना भाई। देखो भाई, फिर कैसे कार्य चलेगा बताओ आप खुद सोचो कि जब ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आपको आ नहीं रहे हैं तो फिर लेवल वाले क्वेश्चन में तो क्या हाल होगा आपका। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने, बिल्कुल दोस्तों, हम यहां पर राइट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किन्होंने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किन्होंने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। किन्होंने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहता है? दोस्तों आप सभी को पता है ये परमाणु का नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है। परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित रहता है? दोस्तों याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है, मार्स गैस क्या होती है? दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं दोस्तों? मार्स गैस कहते हैं। तो मीथेन हमें यहां पर क्लिक कर देना होगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल गैस कहा जाता है। नोबेल गैस किसको कहते हैं भैया? हेलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। हीलियम को कहा क्या जाता है? हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? हाँ भाई, लिथियम। लिथियम का आपने नाम सुना होगा। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु। याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, मित्रों याद रखिएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? आप सभी को पता है, प्लेटिनम का नाम आपने सुना होगा। धातु पूछ रहा है आप, पदार्थ पूछता तो हीरा को राइट करते, धातु पूछा है तो किसको राइट करेंगे? प्लेटिनियम को। किसको राइट करेंगे मित्रों? प्लेटिनियम को राइट करेंगे। क्लियर हो चुका भाई सभी के? अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बिल्कुल, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। देखो यहां पदार्थ बोले, यहां पदार्थ बोले तो हमें किसको राइट करना होगा? हीरा को। अगर धातु बोले तो प्लेटिनियम को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता हो, सबसे अधिक प्रत्यास्थ किस में पाई जाती है? स्टील में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बेटा? स्टील में पाई जाती है। तो यहां हम स्टील को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे? स्टील को राइट करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है? वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है? जल्दी से बताओ। हाँ, हीलियम और हाइड्रोजन। क्या भरा जाता है? हीलियम और हाइड्रोजन। वायुयान के टायरों में ए और बी, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों भरा जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों भरा जाता है। क्लियर हो चुका है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंसाने वाली गैस को क्या कहा जाता है? हंसाने वाली गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों?
नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। हमें यहां पर डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। तो दोस्तों जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आज के मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद तो करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच करें, पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।